Hi students, I do hope you all will be very well. इस टॉपिक को हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज न्यू यूनिट। पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं। सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली वन न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का बोर्ड में एक्सपेक्टेड होता है और लास्ट 10 ईयर के पेपर्स देखोगे तो इसमें एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, ये सब इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेस क्या है इस चैप्टर का? हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट कहते हैं नेचर लव्स सिमेट्री। मींस इस नेचर में अगर कहीं कोई इवेंट है उसका रेसिप्रोकल भी जरूर होगा। आपने देखा होगा जहाँ इंसान के जीवन में सुख है दुख भी आता है। आपके दोस्त हैं तो दुश्मन भी होंगे। भगवान ने अगर सनशाइन बनाई है, धूप बनाई है, छाया भी कहीं है। रिवर के भी 2 बैंक्स होते हैं तो एक सिंगल का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा क्लू है हमारे साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं डिस्कवरी होती है तो वो उसके उल्टी रिसर्च शुरू कर देते हैं और एक नई डिस्कवरी हो जाती है। आपने देखा होगा ये फिनोमेना फिजिक्स में भी अप्लाई होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स भी डबल होता है, पेयर में होता है, सिंगल कुछ है ही नहीं। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होती है चारों तरफ मैग्नेटिक चारों तरफ हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी उसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है। इसी तरह से एक सीबेक नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसका रिवर्स सोचा। उसने कहा जब इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है तो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो सकती होगी। और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके दिखाया, जैसे सीबेक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बट ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है। इसके अलावा आप देखो, आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी किसी कंडक्टर से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। फैराडे ने सोचना शुरू किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होती होगी। और उसका सोचने का बेस क्या था? नेचर में सिमेट्री। अब तक ऐसा होता है था। तो उसने बेस मान के इस कंसेप्ट को अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, क्योंकि उससे पहले तक इलेक्ट्रिसिटी का मास प्रोडक्शन नहीं था। कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसे सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी का मास प्रोडक्शन कर ले, वो नहीं था। आज जितनी भी दुनिया में पावर हाउसेज हैं, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, चाहे गैस टरबाइन से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, या आपके घर के जनरेटर्स हैं, सब में यही प्रिंसिपल यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसका हमने बेस देख लिया, इसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब देखते हैं ये है क्या और फैराडे यहाँ तक कैसे पहुंचे। मान लीजिए ये फैराडे ने एक कॉइल ली, इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट दिखाई तो देती नहीं है आंखों से, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसने एक मैग्नेट ले ली और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो इसलिए इसने कॉइल ले ली। इसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, दिन बीते, वीक बीते, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब उसने सोचना शुरू किया, यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने गलत प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया। फिर उसने क्या करा, एक दिन अपनी लेबोरेटरी में बैठा था बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इसकी कॉइल इधर उधर पड़ी हुई थी। इसने हाथ में जो मैग्नेट थी वो कॉइल की तरफ उससे फेंक के मारी। जैसी कॉइल इसके पास गई डिफ्लेक्शन हो गया।
वो खुशी से पागल हो गया, बोला यही तो मैं इतने सालों से करने की कोशिश कर रहा था। डिफ्लेक्शन मतलब करंट फ्लो हो गई, कोई सेल इसमें है नहीं। वो जल्दी से गया, उसने मैग्नेट को पास और दूर लाना शुरू कर दिया इसके। तो इसमें डिफ्लेक्शन एक बार इधर तो एक बार उधर, अपोजिट डायरेक्शन होता था। डिस्कवरी उसकी तैयार थी, यानी उसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाना। अब उसने कहा जब मैं सब साइंटिस्ट को बुलाऊंगा, उनकी सबमिट करूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे होगा ऐसा क्यों। तो उसने उसका रीजन ढूंढना शुरू किया। उसने कहा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसके आगे पीछे से चेंज होता है। तो उसने देखा सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो चेंज होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब हम पास लाएंगे इसे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल, मान लो एक लाइन ये है, एक ये और एक ये, 3 लाइन पास हो रही। जब पीछे गया ये भी पास हो रही, ये हो रही है, ये भी हो रही, यानी इसकी पोजीशन जब चेंज करते हैं तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। तो इसने कहा यही रीजन होगा, और जब उसने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया तो सही पाया। अब उसके लॉस तैयार थे। उसका फर्स्ट लॉ है हाउ एंड सेकंड लॉ है हाउ मच, यानी ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है और कितना इंड्यूस होता है, कितने वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 1 वोल्ट वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट लॉ था व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और एनी सर्किट, सर्किट मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई सेल नहीं है, अगर यहां से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो भी इसमें एक इनविजिबल सेल टाइप का कुछ आ जाएगा सोर्स, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट लॉ है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद a coil or any circuit then an EMF induces in the coil, and if circuit is closed, क्लोज मतलब अगर यहां से टूटा हुआ है तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर क्लोज है तो करंट भी मिलेगी। If circuit is closed, current also induces, and this induced EMF lasts as long as the change in flux continue, यानी जब तक आप इसमें फ्लक्स में चेंज करवाते रहोगे तब तक ईएमएफ मिलता रहेगा। जैसे आप फ्लक्स में चेंज करना बंद करोगे बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फ्लक्स में चेंज हो गया, करा दिया और आराम से बैठे हुए हो और आपके फैन चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, करंट तो अपने आप मिल रही है, ऐसा नहीं है। जब तक चेंज कराओगे तब तक ही मिलेगा। सेकंड लॉ था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt। इसका मीनिंग समझते हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब 1 सेकंड में चेंज, जितना 1 सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ पैदा होगा। जैसे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे 3 था फ्लक्स, यहाँ 1 है, चेंज कितना हुआ 2 का 3 - 1 2। मान लो ये मैग्नेट मैंने यहां से यहां पर 2 सेकंड में रखी, तो 2 सेकंड में फ्लक्स में कितना चेंज हुआ 2 का, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा 2/2, दिस इज 1। तो अब 1 वोल्ट ईएमएफ पैदा होगा। मान लो मैंने रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, पहले 2 सेकंड में रखना था, अब मैंने 1 सेकंड में रख दिया, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 2 का, तो 1 सेकंड में अब 2 का चेंज हो रहा है, तो ये ही 2 वोल्ट पैदा हो गया ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी पे, सेटअप सेम। अगर मैंने मैग्नेट को और फास्ट यहां ले लिया 0.5 सेकंड में, तो 0.5 सेकंड में चेंज हुआ 2 का, 1 सेकंड में 2/0.5, दिस इज 4। अब 4 वोल्ट पैदा हो गया। आपने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने स्पीड बढ़ाई, चेंज हो गई, रेट ऑफ चेंज किया है, तो ईएमएफ भी चेंज हुआ है। चेंज इन फ्लक्स हर केस में 2 ही है, बट इंड्यूस होने वाला ईएमएफ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मीनिंग है, तो ये दोनों लॉज मैं आपको लिखवा देता हूं।
फर्स्ट लॉ, ये फैराडेज लॉज है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, changes an EMF induces in the coil, and this induced EMF lasts as long as change in magnetic flux continue. Second law, सेकेंड लॉ है इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. That is E is directly proportional to d phi over dt. अभी आप यहाँ पे माइनस साइन नहीं देखोगे बट थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये टू लॉज है, एक बताता है हाउ कैसे पैदा होगा और कितना पैदा होगा। अब आता है जब उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को ये मैसेज भेजा तो इस बिग अप्रोच सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई कि वाह आज इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो गई। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो उनको बिग अपलॉड कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे फैराडे की, फैराडे साहब आपने इतना बड़ा काम किया है कि जब तक ये दुनिया रहेगी आपका नाम रहेगा, फिजिक्स रहेगी, फिजिक्स में आपका नाम बना रहेगा। तो कुछ साइंटिस्ट थोड़ी जलने वाले भी थे और ऐसा होना बहुत जरूरी है तभी परफेक्शन आएगा। तो उसमें से एक साइंटिस्ट था लेंज। तो लेंज ने क्या सोचा, LENZ, लेंज ने सोचा यार ये तो बाजी मार गया, इसका नाम तो परमानेंट फिजिक्स के साथ अटैच हो गया। बट उसे ये पता था कि नथिंग इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी तो इसने भी छोड़ी होगी फैराडे ने। तो वो तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा कि फैराडे साहब आपने बहुत बड़ा काम किया है और रियली बिग अपलॉड फॉर दिस, बट आपने एक कमी छोड़ दी। बोला फैराडे ने क्या कमी छोड़ दी? बोले आपने ये नहीं बताई कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी होगी। तो उसने कहा वो मैं बनाता हूं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ये बताएगा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ induced current,
इसने कहा द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it will always oppose cause of its induction। यानी जिस वजह से ये पैदा हो रहा है, जिस वजह से ये एग्जिस्टेंस में आ रहा है, उस कॉज का, उस रीजन का अपोज करेगा। पोलरिटी मतलब प्लस और माइनस है ना, करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो प्लस की तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा। यानी पोलरिटी क्या होगी? दी पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, फैराडे ने कॉइल ली थी और मान लो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, इसका नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आएगा, इसमें से जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होना चेंज होना है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज सारी कहानी स्टार्ट होती है जहां से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां पे जब पास लाएंगे तो 1 2 3 पास, और ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। तो ये नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज कैसे करेगी? खुद भी नॉर्थ पोल बन जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यानी नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगी, नॉर्थ पोल। तो ये पास आएगा, नॉर्थ पोल पास आएगा, तो ये भी नॉर्थ पोल बन गया। यानी डायरेक्शन हो गई अब करंट की एंटी क्लॉकवाइज, कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। अगर मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाऊं तो इससे लिंक्ड फ्लक्स कम होने लगेगा, कम होना भी चेंज होना है, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे। अब उस कॉज का अपोज करेंगे जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो नॉर्थ पोल का दूर जाना मीन अब ये साउथ पोल बन जाएगा, बिकॉज अट्रैक्शन की वजह से ये नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज कर पाएगा। साउथ पोल मतलब अब करंट की डायरेक्शन होगी इसमें क्लॉकवाइज, तो पास लाएगा नॉर्थ पोल तो एंटी क्लॉकवाइज, दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज। इस तरह से उसने डायरेक्शन ऑफ करंट को एक्सप्लेन किया। ये कहते हैं जो हमारे फिजिक्स के फिलोसफर्स हैं कि इसी की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाई होने से बच गया, बिकॉज देखने में प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्री में प्रोड्यूस हो रही है, कुछ खर्च नहीं होना, सेल है ना बैटरी है, कुछ नहीं, फ्री में एनर्जी मिल रही है। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नीदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि प्रोड्यूस हो रही है, बट लेंस लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल इस बन जाएगा इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए। तो नॉर्थ पोल अपने आप वापस नहीं आएगा, नॉर्थ पोल को पास लाने के लिए आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिपेल कर रहा है। तो whenever north pole is brought near to the coil, then they have to perform some mechanical work, and this mechanical work is converted into इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, मैकेनिकल एनर्जी शेयर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्ट होना डिफाई नहीं है लॉ, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में तो कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो लेंस लॉ की वजह से ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ डिफाई होने से बचा। अब मैं आपको ये लेंस लॉ दिखाता हूं, लेंस लॉ को यूज करना सिखाता हूं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ट है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। एक कॉइल को मिला रहा हूं, ये कॉइल है, ये मैंने जिगजैग शेप की लिया, यानी कॉइल की शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाने की कोशिश की है। इसको मैं इसके अंदर ले जाऊंगा, अभी इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 0। लेकिन जब भी मैं इसको अंदर ले आऊंगा तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा?
इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स में इंक्रीज होना भी फ्लक्स में चेंज होना है, तो ये इंक्रीज होने का अपोज करेगा। तो होगा क्या कि ये जो कॉइल है ये अपने में से पास होने वाले फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज कैसे करेगी कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अपोजिट होगा। जैसे कि इसमें पहले 0 फ्लक्स था, अब 2 फ्लक्स हो गया, तो वो कहेगी 0 का 0 रहना चाहिए, तो वो क्या करेगी अपना फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में कर देगी। मान लो 2 फ्लक्स इधर है 2 इधर है, तो क्या हो गया अभी 0। तो इस तरह से उसने फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज किया, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज कर पाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अपोजिट। यह है इनवर्ड, तो उसका आउटवर्ड होगा। राइट हैंड रूल थंब रूल याद है, आउटवर्ड के लिए क्या होगी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉइल को बाहर निकालता हूं, ये कॉइल अगर बाहर आएगी तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा, यानी कम होता है, कम होना भी चेंज होना है। तो अब क्या होगा, जब ये यहां से यहां की तरफ बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो कम होने का अपोज कैसे करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करके। यानी अब करंट की डायरेक्शन ऐसी इसमें इंड्यूस होगी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही हो, यानी इनवर्ड हो। इनवर्ड के लिए डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, यानी जब इसको बाहर निकालेंगे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगी, अंदर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ये ऐसा क्यों कर रहा है, कॉज का अपोज करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल मैं आपको समझाता हूं कैसे। सॉरी, देखिए कॉइल, मान लीजिए कि कॉइल इस तरह से कॉइल है और वो ऐसे घूमेगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे, तो ये वाली साइड जब बाहर जाएगी तो ये वाली अंदर जाएगी। ये ध्यान रखना, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। जब ए बी वाली साइड बाहर आएगी तो दूसरी वाली अंदर जाएगी। अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है ये, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, मोशन ऑफ द कंडक्टर बी एंड आई। इसमें क्या था, एफ बी आई, ये बी आई और ये भी बी आई, सिर्फ थंब अलग। इसमें था फोर्स और इसमें है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इधर कर दिया, ये बाहर आ रहा है, इसको मैंने बाहर कर दिया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर, तो इसमें करंट फ्लो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम सीधी वाली साइड अंदर जाएगी, अंदर आना एफ बी आई, बी इधर है, और मोशन की डायरेक्शन क्या है, अंदर, अंदर कर दिया। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था। राइट, तो आपने लेंस लॉ सीखा। लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इसके बारे में डिस्कशन किया और कुछ एग्जाम्पल देके लेंस लॉ के। अब आप डिस्कस करोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तो बड़ा कमाल की चीज है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ नहीं कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। ईएमएफ इसलिए नाम ले रहे हैं बिकॉज बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं होती। ये आप ओम्स लॉ वाले चैप्टर में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देख आए हो कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट होगी, यानी जब जब करंट का नाम आएगा तब तब पोटेंशियल डिफरेंस का नाम भी आएगा। और इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है ईएमएफ। इस ईएमएफ में और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इस चैप्टर में हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी, जबकि उस चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी।
अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा होता है ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एक टर्न है, ये एक कॉइल है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक n टर्न्स हो तो n है, तो n टाइम्स। अब आप देखो फ्लक्स कितने तरह से चेंज होता है, बी में चेंज कर दो, ए में चेंज कर दो और थीटा में चेंज कर दो। यहां देखिए तीन चीजें बी ए और थीटा। अगर हम बी में चेंज कर दें इसका मतलब होता है कि इस कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज होगा लाइन क्लोज होगी, ज्यादा फ्लक्स पास होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो स्पेसिंग होगी, दूर दूर लाइन होगी, और दूर दूर का मतलब है कि अब कम फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही वेरी कर रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स भी, इसमें जो लिंक फ्लक्स है वो भी अपने आप ही चेंज हो रहा है, कॉइल को मूव कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके बारे में चैप्टर में ज्यादा फोकस भी नहीं है। अब आते हैं थीटा की वजह से, कि अगर हम थीटा में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा। अब देखिए थीटा किसके बीच में, थीटा है एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एरियल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए कॉइल है तो ये कॉइल की सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इधर, यानी जो एरियल वेक्टर होगा इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, एरियल वेक्टर इधर है, जब कॉइल घूमेगी तो एरियल वेक्टर भी घूमेगा और थीटा भी चेंज होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। जो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसमें जो कॉइल है उस कॉइल को हम रोटेट करेंगे। जब रोटेट होगी तो कॉइल एरियल वेक्टर और बी के बीच का एंगल अपने आप ही चेंज होगा। यानी जब थीटा चेंज करना है तो सबसे सिंपल तरीका है मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करवा दो। तो यहाँ पे इस ए बी सी डी नाम की कॉइल को हम रोटेट करा देंगे। आपने देखा था फ्लेम्स का राइट हैंड लगा के कैसे करंट फ्लो होती है। तो अब होगा क्या, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, फाई की जगह लिख दो माइनस डी ओवर डी टी। फाई क्या है, बी ए कॉस थीटा, और एन टर्न्स है तो एन बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दो। क्यों लिखते हैं, क्योंकि टी आ रहा है तो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन में टाइम आए। तो कहीं ना कहीं टी के दर्शन होने चाहिए, टी दिख नहीं रहा, तो थीटा को टी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया E इज इक्वल टू एन बी ए, बाहर आ गया और माइनस साइन लगा दो, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ आ गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ, देखिए एन बी ए ओमेगा है कांस्टेंट, यानी सारे की सारी जिम्मेदारी है साइन थीटा की। जब साइन थीटा मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, साइन थीटा मिनिमम, ई मिनिमम, तो यहां पर ई जो होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम के लिए नॉट लगा दो, जहां भी नॉट दिखे तो मैक्सिमम ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू रख दो, ई की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब एन बी ओमेगा की जगह यहां पे वैल्यू पुट कर दो ई नॉट, तो हो गया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम कहते हैं कि जो ईएमएफ है वो साइनसोइडली चेंज हो रहा है, मतलब साइन थीटा के अकॉर्डिंग। साइन थीटा का आपको पता है ये साइन कर्व कहलाता है, यहां तक 180 डिग्री, यहां पे 360, ई नॉट, ये माइनस फाइव एक्सेस है, माइनस साइन कर्व, यानी पहले इंक्रीज होगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा फिर जीरो हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये वेरिएशन है,
ठीक है, तो ये हमारा वेरी करता है, राइट। साइनसॉइड आपको दिख ही रहा है। अब मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूं, टेबल बना के इसका ग्राफ बनाता हूं। देखिए थीटा और ई, थीटा 0, 90, 180, 270, 360, 0 पे 0, 90 पे ई नॉट यहाँ पे रखोगे, साइन 91, 1 है -1, ये साइन है 180 0 माइनस ई नॉट और 0। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो तो एक्स एक्सिस पे थीटा है और वाई एक्सिस पे ईएमएफ है। यहाँ 0, 90, 180, 270, 360। अब देखो साइन 0 पे 0 यानी एक पॉइंट है ना, 90 पे है ई नॉट, मान लो ये है ई नॉट और इसके ठीक अपोजिट सेम डिस्टेंस है ये माइनस ई नॉट, तो 90 पे ई नॉट है, 90 पे ई नॉट, 180 पे 0, 270 पे माइनस ई नॉट और ये 270 यहाँ है, 360 पे 0। इन चारों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये साइन कर रहा है। ईएमएफ जो होगा वो इस तरह चेंज होगा, यानी 0 से 180 डिग्री तक आप देखोगे प्लस साइड में ग्राफ है और 180 से 360 पर नेगेटिव साइड में, यानी हर हाफ रोटेशन के बाद ईएमएफ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस इस तरह होगा। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग चेंज होना। मतलब मैं आपको दिखाता हूं, यह है कॉइल, कॉइल एक ही डायरेक्शन घूम रही है, ये कॉइल ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है, ये एक ही तरफ घूम रही है। ये मान लो ये आपके सामने फेस है, ये 1 रोटेशन, यहां से ये हाफ रोटेशन यानी 0 to 180 और 180 से 360, 0 से 180, 180, 360, 0, 180, 180, 360। आधे रोटेशन में ईएमएफ प्लस होगा और आधे रोटेशन में ईएमएफ डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव होगा। आई क्या होता है, ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई क्या यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट भी इसी तरह से प्रोड्यूस होती है इसमें, ये आई नॉट और यहां वाली माइनस आई नॉट, तो 180 डिग्री तक पॉजिटिव और 360 तक नेगेटिव। इसका मीनिंग ये हुआ, देखिए ये रेजिस्टेंस है और यहां ये एसी सोर्स लगा है। एसी सोर्स में हमने क्या करा, ये साइन करके छोटा गया है, देखिए एक इसका ऊपर वाला साइड है, एक नीचे वाला साइड है, ठीक है। तो अब ये एसी सोर्स का सिंबल याद रखना, साइन कर भी है, तो हाफ रोटेशन में करंट ऐसे फ्लो होगी और बाकी हाफ में वापस आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग ऑल्टरनेटिवली, दैट्स व्हाई द करंट इज नोन एज alternating current and EMF is known as alternating EMF, ठीक है। तो ये चैप्टर एसी चैप्टर के नाम से फेमस है, एसी करंट, एसी EMF। एसी नाम क्यों आया वो आज आपको सीक्रेट आउट हो गया, बिकॉज जब मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को हम कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है उसमें जो EMF और करंट प्रोड्यूस हुए उनकी डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑल्टरनेटिव चेंज होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में सीखा जो थीटा के चेंज होने की वजह से आता है। अब एरियल वेक्टर के चेंज होने से कैसे चेंज होगा ये भी मैं आपको बताता हूं।
हम देख रहे हैं कि फ्लक्स में चेंज होने से हमें करंट मिली, बहुत बड़ी चीज मिली। और ये फ्लक्स में चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमें 2 पॉइंट डिस्कस किए। तीसरा एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। एरिया से मतलब यहां पे एक यू शेप फिक्स शेप है वायर का, और इसके ऊपर ये स्लाइडिंग वायर है एल लेंथ का, ये इस तरह स्लाइड हो सकता है, ये ऐसे स्लाइड हो सकता है। तो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जब इसको बाहर ले जाते हैं तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने का मतलब चेंज होगा, चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे। मान लो इसको मैं v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर ले आया, ये डिस्टेंस 2 में थी x1, उसके बाद जब ये कंडक्टर यहां पहुंचा तो ये हो गई x2। इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, मीन्स phi2 माइनस phi1 अपॉन डेल्टा टी। तो phi1 phi2 मैं निकाल लेता हूं, phi1 बी ए कॉस थीटा, इसमें एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 1, तो ये हो गया बी ए। एरिया क्या होगा, लेंथ टू ब्रेड्थ, ये x1 यानी कि l x1, phi1 phi2, सिमिलरली phi2 हो गया BL x2। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो BL तो कॉमन आएंगे, x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया BL डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये हो गया BLP। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन की वजह से पैदा होता है। ठीक है, अब इसमें ये कैसे पूछ सकते हैं, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R, तो करंट कितनी होगी, I इजिकल टू E अपॉन R, तो ये हो गया BLV अपॉन R, इतनी करंट पैदा होगी। करंट कितनी होगी, तो करंट जहां से भी पास होती है हीटिंग इफेक्ट होता है, इसमें से कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, उसका फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर R T, I की वैल्यू यहां से स्क्वायर करके कर दो, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T, एक R से स्क्वायर कर लिया तो ये आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी। पावर कितनी प्रोड्यूस हुई, टाइम को तो ले आओ, एनर्जी अपॉन टाइम को पावर कहते हैं, ये हो गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। इतनी पावर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फोर्स कितना लगाना पड़ा, फोर्स इसको पुल करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला IPL है, IBL ये पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड में, whenever L length conductor is placed perpendicular to the uniform magnetic field and it is pulled aside in the magnetic field, so force is IBL sin theta, since the theta is 90 तो sin 91 IBL, इतना फोर्स रहेगा, इतनी पावर, सारी चीजें हैं, ये बहुत सिंपल है। तो मैंने इसको लिंक कर दिया है, इसको हमने दूर उठाया, VBL इतना ईएमएफ पैदा हुआ, I होता है E अपॉन R यानी V इक्वल टू IR, I इतना पैदा हुआ, करंट फ्लो होगी तो इसमें हीट निकलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस था, कितनी हीट निकली t सेकंड में, इतनी पावर कितनी जनरेट हुई, H अपॉन T कर दो, पावर आ गई। ठीक है, और उसके बाद फोर्स भी के, इसको
इधर मूव करने के लिए हमें ताकत कितनी लगानी पड़ी, फोर्स कितना लगाना पड़ा, ये हो गया इसमें। ठीक है, तो आज आपने इसमें क्या क्या देखा, हमें फैराडेज के 2 लॉज देखे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, और उसके बाद लेंज लॉ देखा। लेंज लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। फिर आपने इस पॉइंट पर फोकस किया कि फ्लक्स में चेंज होने से हमें इतना बड़ा अचीवमेंट मिलता है, इतनी बड़ी चीज मिल जाती है, तो हम कैसे कैसे फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं थीटा को चेंज करके, या एंगल को, हाँ एंगल यानी थीटा को चेंज करके, बी को चेंज करके और ए को चेंज करके। बी को चेंज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, कॉइल को अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। थीटा चेंज कर दो तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेंगे, बिकॉज कॉइल जब घूमती है तो 0 से 180 तक ईएमएफ प्लस और 180 से 360 नेगेटिव, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट हमें मिले। इसके बाद हमने एरिया चेंज करा। एरिया के लिए हमने सेटअप लिया, ये फिक्स वायर और उसकी स्लाइडिंग वायर, जब इसको वी वेलोसिटी से इधर या इधर मूव करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ बीएमपी। इसकी वजह से और भी इश्यूज है, कितनी करंट थी, कितनी हीट पैदा हुई, कितनी पावर हुई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने इसका कवर किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस होगा एडी करंट्स और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, और उसके भी रिलेटेड इशू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।